एसपी क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर भारत में मानव पूंजी निर्माण पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट टर्म के 5 चैप्टर इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने देखा वो देख लें। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि भाई 2021 का जो सिलेबस है वो टर्म वाइज डिवाइड हो गया है, तो टर्म वाइज ही सिलेबस इसमें जो है लिया जाएगा इन चैप्टरों में। तो जो इससे पहले वीडियो अपलोड किए गए हैं वो स्पेशली फर्स्ट टर्म के वीडियो अपलोड किए गए हैं। सेकंड टर्म के जब सेकंड टर्म का ये आएगा, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद सेकंड टर्म के भी उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि भाई मानव पूंजी निर्माण होता क्या है। तो देखिए, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी राष्ट्र में किसी समय विशेषकर में पाए जाने वाले कौशल और निपुणता के भंडार से है। तो एक्चुअली मानव पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि भाई मनुष्य के पास किस टाइप का स्किल है, कैसा कौशल है, ठीक है, उस कौशल को मानव का पूंजी कहा जाता है। जब बच्चों से ये कहा जाता है कि मानव पूंजी का होता है तो बच्चे जो हैं परिसंपत्तियां बताने लग जाते हैं, मशीन बताने लग जाते हैं, वो सब भौतिक पूंजी होते हैं। ठीक है, मानव पूंजी मतलब होता है जो उसके अंदर, जो भी मनुष्य के अंदर स्किल है, जो उसका कौशल है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर एक क्या नाम है, कौशल है। ठीक है, जैसे एक टीचर है तो टीचर के अंदर एक कौशल है कि वो आप सबको पढ़ाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति के अंदर खुद का कौशल होता है उसको हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भाई जब ये आ जाए भाई मानव पूंजी निर्माण क्या होता है तो आप सब भौतिक पूंजी मत बताने लग जाना। ठीक है, उसके बाद भाई GM मायर के शब्दों में मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है। इसमें कुछ वो नहीं है, ऊपर वाले डेफिनेशन से ही बिल्कुल क्या नाम है, मिलता जुलता है। मतलब एक तरह से ऊपर वाला डेफिनेशन जो है वो इसका समराइज है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर देखिए मानव पूंजी के स्रोत। तो मानव पूंजी के स्रोत कहाँ से, मानव पूंजी निर्माण होता कहाँ से। तो सबसे पहले है शिक्षा पर व्यय। तो सिंपल सी बात है, अगर चाहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण हो तो शिक्षा पर व्यय करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, उत्पादन ज़्यादा करता है और वो नई नई तकनीक आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो शिक्षा पे व्यय करने से क्या होता है, किसी भी देश में उस जो है उत्पादन का कार्यबल बढ़ता है। मतलब कि एक तरह से जो लेबर होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीज़ें आसानी से समझ सकता है, आसानी से कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी बाकी सारे चीज़ें सीखने के लिए भी शिक्षा पर व्यय करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वास्थ्य पर व्यय। ठीक है, अब भाई क्या है कि आप सब स्वस्थ नहीं रहेंगे या मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। चाहे प्रोडक्शन है, उत्पादन है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छा उत्पादन करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वास्थ्य पर किया गया व्यक्ति को अधिक कार्यकुशल, अधिक उत्पादनकारी बनाता है। ठीक है, तो भाई अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो भी तो उत्पादन पर कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति भाई 365 दिनों में मान लीजिए 250 दिन वो बीमार ही रहता है तो उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य पे व्यय करना भी बहुत जरूरी होता है। तो एक तरह से ये भी एक सोर्स है, ये भी एक स्रोत है मानव पूंजी निर्माण का। अब आगे देखिए क्या है, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। तो होता है भाई बहुत सारी नौकरियों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, किसी में 3 दिन का, किसी में 2 दिन का, किसी में हफ्ते का हो सकता है, किसी में महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। ठीक है, पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप जब भी क्या नाम है, श्रम को मतलब कि लेबर को ट्रेनिंग दी जाती है तो एक तरह से उसके अंदर एक कौशल का विकास करा जाता है। ठीक है, एक क्या नाम है, कुशलता डेवलप कर जा रही होती है उसके अंदर। ठीक है, जिससे वो आगे काम कर सके, आगे अच्छे से उत्पादन कर सके। तो एक तरह से भाई नौकरी की जॉब ट्रेनिंग जो होती है या नौकरी के दौरान प्रशिक्षण जो होता है उसमें भी क्या एक तरह से मानव पूंजी निर्माण किया जाता है, एक सोर्स है मानव पूंजी निर्माण का। फिर है स्थानांतरण। ठीक है, मतलब माइग्रेशन है। अब भाई माइग्रेशन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को, अगर मानव पूंजी निर्माण करना चाहता है देश तो। ठीक है, किसी देश में मानव पूंजी निर्माण तभी अधिक होता है जब वहाँ के लोग माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो। जहाँ पर उनको जॉब मिल रही है वहाँ जाकर वो जॉब लें, जहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ जाकर वो कुछ सीखे, शिक्षा के लिए। ठीक है, इन सब शिक्षा के लिए, जॉब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए माइग्रेशन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर अच्छी तकनीक नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो माइग्रेशन करके दूसरी जगह
अच्छी शिक्षा ली जा सकती है। अगर आप माइग्रेशन नहीं करते हैं तो जो कुशलता डेवलप होनी होती है, जो कुशलता का विकास होना होता है, वह सब नहीं हो पाता है। देखिए, स्थानांतरण मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है क्योंकि यह लोगों को निष्क्रिय कौशल के प्रयोग में सहायक होता है। ठीक है, तो जो लोग इधर उधर हैं, ठीक है, एक तरह से निष्क्रिय, जो उनके अंदर कौशल है वो निष्क्रिय पड़ी हुई थी, तो अब वो दूसरी जाकर अपनी कौशलता, मान लीजिए कि कोई लेबर है, कोई मशीन चलाना जानता है, किसी भी प्रकार का मशीन है, और उसके जहाँ पर वो रहता है वहाँ उस प्रकार की मशीन नहीं है, तो अगर दूसरे स्टेट में मिल रहा है और उसे दूसरे स्टेट में जॉब मिल रही है, तो वहाँ पर जाकर वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को, उस जॉब को ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके अंदर कुशलता है वो वहाँ पर क्या है, विकसित होगी, वहाँ पर जानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि भाई स्थानांतरण करना भी जरूरी होता है अगर मानव पूंजी निर्माण करना है। फिर है सूचना पे व्यय, तो नई नई नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सूचना पे व्यय करना भी जरूरी है। ये तो एक मूल तत्व है एक तरह से मानव पूंजी निर्माण पे। अगर आपको सूचना ही नहीं होगी कि भाई जॉब्स कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, प्रौद्योगिकी संस्थान वगैरह हैं, तो मानव पूंजी निर्माण का विकास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सूचना व्यय करना भी जरूरी होता है। अब देखिए, मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक समृद्धि, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सब समझ सकते हो कि भाई अगर देश में मानव पूंजी निर्माण अधिक होगा तो क्या होगा कि भाई आर्थिक समृद्धि भी अधिक होगी, क्योंकि हम इससे पहले यही सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई मानव पूंजी निर्माण से क्या होता है, उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, और उत्पादकता बढ़ने से क्या होता है, आर्थिक समृद्धि होती है। चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। समृद्धि में भावात्मक एवं भौतिक वातावरण में परिवर्तन, तो होता क्या है कि भाई जब मानव पूंजी निर्माण होता है तो एक तरह से जो भौतिक वातावरण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है अगर उसके अंदर कुशलता है तो वो ज़्यादा उत्पादन करता है, उस भौतिक जो मशीन है, इन मशीनों वगैरह को वो अच्छी तरीके से चला सकता है, अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इस तरह से एक वातावरण परिवर्तन हो जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है। फिर देखिए, भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता, बिल्कुल ऊपर मैं बता ही चुका हूँ कि जो भौतिक पूंजी है वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना आता है, अच्छी तरीके से वो समझ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई ये आर्थिक समृद्धि में क्या है, एक सहयोग का काम करता है। फिर है समानता और सहभागिता की उच्च दर, तो अब हो क्या जाता है कि भाई मानव, जिस देश में ज़्यादा मानव पूंजी निर्माण है, ज़्यादा कुशलता है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है नौकरियाँ ज़्यादा होंगी, लोग नौकरी की जगह अपना काम भी करना पसंद करेंगे। तो एक तरह से सबके पास जो है भागीदारी होगी, कार्यबल में भागीदारी होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, समानता भी स्थापित होगा और देश की समृद्धि भी होगी। तो इस तरह से कह सकते हो कि भाई मानव पूंजी निर्माण किसी देश की समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर देखिए आप आगे क्या है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या। अब समस्या क्या है, देखिए सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या, सीधी सी बात है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि भाई साफ सफाई प्रबंधन और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, इंस्टीट्यूट वगैरह कम हो जाते हैं, एजुकेशन स्कूल्स वगैरह कम है हमारे देश में। अगर देखा जाए बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल्स वगैरह बहुत कम है। ठीक है, तो और हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई जो मानव पूंजी निर्माण का एक सोर्स हेल्थ भी है, तो क्या नाम है, यहाँ पर अस्पतालों वगैरह का भी कमी है, जनसंख्या के कारण। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर अस्पताल वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तरह से जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा जो है सामने आ जाती है समस्या के रूप में मानव पूंजी निर्माण के। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, प्रतिभा का पलायन। अब होता क्या है कि जो लोग प्रतिभावान होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील वगैरह या इंजीनियर वगैरह, जो लोग प्रतिभावान होते हैं वो अपने देश से दूसरे विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर अर्निंग करना पसंद करते हैं, अपनी जीविका लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको इससे ज़्यादा पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग प्रतिभावान होते हैं, जो लोगों को सिखा सकते हैं, मानव पूंजी निर्माण का विकास कर सकते हैं, वो अपने देश से क्या हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक समस्या उत्पन्न होती है मानव पूंजी निर्माण में। अब आगे देखिए, त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन। अब है क्या कि भाई जितनी हमारे देश में मानव शक्ति की पूर्ति है, जितनी पूर्ति है और जितना मांग है, उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं हो पाता है। तो एक त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति का नियोजन है, मतलब मानव शक्ति का अच्छे प्रकार से नियोजन ही नहीं किया गया है। हमारे देश में देखा जाए तो देखिए पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने देश में हैं जो अभी बेरोजगार हैं। ठीक है, स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद उनके सामने ये समस्या आ जाती है कि भाई वो क्या करें। ठीक है, तो एक क्योंकि यहाँ पर जो मानव शक्ति है उसका नियोजन ही अच्छे प्रकार से नहीं किया गया है, मांग और
पूर्ति में तालमेल ही नहीं बिठाया गया है, तो एक त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन है, ये भी एक समस्या बन के सामने आती है। फिर प्राथमिक क्षेत्र के काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि वगैरह, तो कृषि हमारे यहाँ तो वैसे भी हमारा देश तो कृषि प्रधान देश कहलाता था, ठीक है। तो आज के टाइम में कृषि धीरे धीरे कम होती जा रही है और क्या नाम है, जो पैदावार है पहले की तुलना बढ़ा तो है, लेकिन जितनी बाहर के देश या यूरोपियन कंट्रियों में बढ़ा है, जो विदेशों में बढ़ा है, उसकी तुलना में अपने देश में बहुत कम बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण की कमी है। कृषि क्षेत्र में तो प्रशिक्षण दिया ही नहीं जा रहा है, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से तो सोचा ही नहीं जा रहा है। तो ये भी एक समस्या बन के आई है, क्या नाम है, मानव पूंजी निर्माण का, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि भाई निम्न शैक्षिक मानक, तो हमारे यहाँ का जो शैक्षिक मानक है बहुत ज़्यादा निम्न क्वालिटी, मतलब क्वालिटी की कमी है, ठीक है। क्वांटिटी तो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई हमारी साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी की अभी भी कमी है। तो ये जो शैक्षिक मानक है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है कॉलेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें खुल तो गई हैं, परंतु क्वालिटी देखी जाए तो क्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है। तो पहले आपके जो चैप्टर में था वो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों था, अब नए सिलेबस में स्वास्थ्य हट चुका है, अब शिक्षा है, तो इसमें शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत आप डीपली पढ़ेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा से अभिप्राय अध्यापन, प्रशिक्षण, अधिगमन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूलों कॉलेजों में ज्ञान को सुधारा तथा कौशल में विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षा की डेफिनेशन थी। अब देखिए शिक्षा का महत्व, तो आप सभी जानते होंगे शिक्षा का महत्व, हम बचपन से ही शिक्षा के महत्व पे ऐसे वगैरह लिखते आए हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। ये शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी के को विकसित करता है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करता है, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जो होता है नई नई तकनीक की तरफ ध्यान देता है। ये देश के सभी प्रदेशों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग में सहायक होता है। तो क्या होता है कि भाई शिक्षित व्यक्ति जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ा देता है, जिससे प्रकृति का हरासमेंट, शोषण बहुत कम होता है, ठीक है। कम संसाधन में अधिक उत्पादन होने लग जाता है, ठीक है। यह लोग मस्तिष्क का विकास करती है, यह संवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में लोगों को अधिक सहभागिता के द्वारा आर्थिक विकास में सहायक होती है। तो शिक्षा एक आर्थिक विकास में भी सहायक है, ये नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को उच्च बनाने में सहायक होती है, उनके रहन सहन, उनके सांस्कृतिक स्तर को ये बेहतर बनाती है, ठीक है। उसका देखिए ये मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करती है। मानवीय व्यक्तित्व को विकसित कर दे मतलब कि उसके बोलने का तरीका, उसके व्यक्तित्व, उसका रहन सहन हो गया, बोलने का तरीका हो गया, उसके हाव भाव हो गए, ये सब को विकसित करती है, एक अच्छे लेवल पे लेकर जाती है, ठीक है शिक्षा। तो इस तरह से शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में भी और हमारे लाइफ में भी, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, भारत में शैक्षिक प्राप्तियां। तो अब इसमें हम देखेंगे कि भाई पहले से अब की तुलना में क्या क्या परिवर्तन आए हैं शिक्षा में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 1950 से 51 और 2015 से 16 में दे रखा है। सबसे पहले प्राथमिक या मध्य स्कूलों की बात की जाए तो शुरुआत में 2.23 लाख थे, जो कि अब जो नया डेटा है उसमें 12.70 लाख जो हैं कह सकते हो स्कूल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माध्यमिक या वरिष्ठ में देखो पहले कितने थे भाई, 7.4 हजार थे और वहीं पे अब 2.52 लाख जो है स्कूल यहाँ पर हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए सारे डेटा को, यहाँ पर देखिए कॉलेजेस देखिए 578 थे जो कि अब 39,071 हो गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय देखिए 27 थे जो कि 799, ठीक है। और अभी 2-4 सालों में तो और भी ज़्यादा, ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, 2-4 सालों में तो और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यार्थियों की संख्या, आप देखिए संख्या में देखिए प्राथमिक क्षेत्र में पहले था 19.15 लाख और अब 7 करोड़ है ना, 17 करोड़ है। तो देखिए कितना परिवर्तन आ गया है। तो लोग शिक्षा को भी महत्व देने लगे हैं। हमारे इन सारे डेटा से पता चलता है कि पहले की तुलना में हमारी शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, ठीक है। इन्हीं सभी डेटाओं को देखा जाए तो देखो अब वयस्क साक्षरता दर है, तो देखिए पहले कितना था वयस्क साक्षरता दर देखिए यहाँ पर, और अब देखिए कितना है, ठीक है। और बात किया जाए 15 वर्ष से अधिक लोगों की तो ये डेटा है, ठीक है। और
अब देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो इस तरह से अगर हम डेटा वगैरह को देखें, इन आंकड़ों को देखें, तो आंकड़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा के स्तर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। परंतु ये इन सुधारों का बहुत ज़्यादा अधिक हम कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त नहीं हुआ है अपने देश को। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश में बेशक से स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, ठीक है, साक्षरता दर भी बढ़ा है, पर हुआ क्या है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये इन स्कूल के दर से कई गुना ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ी है। तो इस कारणवश जो है शिक्षा में सुधार होने के बावजूद भी जितना हमें लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ हमें मिला नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, पहले की तुलना में हमारी शिक्षा का स्तर काफ़ी ज़्यादा सुधार तो हुआ है, परंतु जितना हमें लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि जितनी तेज़ी से शिक्षा सुधरी है उससे कई गुना तेज़ी से जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में सुधार तो है, परंतु अभी भी कुछ कमियां हैं जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि भाई शिक्षा का प्राइवेटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, निजीकरण होता जा रहा है। अब लोग और ज़्यादातर लोग जो है अपने बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उसका मेन कारण ये है कि भाई निजी स्कूल जो है ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पे जो है अभी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको भी उस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि वह निजी स्कूलों को टक्कर दे सकें, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि भाई यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ सके, बच्चे इन पे भी ध्यान केंद्रित कर सके। जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, उनके दिमाग से निजी स्कूलों का जो वो बैठा हुआ है कि निजी स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा निजी स्कूल वो देते हैं, वो सारी चीज़ें निकलनी चाहिए। हमें ये ज़रूरी है कि भाई जो व्यवस्था है उसमें सुधार आए। तो भाई शिक्षा में सुधार तो आया है, परंतु उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल का अब तक आ जाना चाहिए, जैसे बाकी सारे देशों में आया है, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या है कि भाई शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, ठीक है। जैसे हम इतनी सारी चर्चा कर ही चुके हैं कि भाई शिक्षा में सुधार तो आया है, परंतु अभी भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो देखो, निरक्षर व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या अभी भी है, अपर्याप्त व्यवसायीकरण कह सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया है कि भाई क्या नाम है, यहाँ पर जो भी है ये है निजीकरण वगैरह, जो ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं शिक्षा के स्तर में, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लिंग भेदभाव देखो, ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर क्या होता है, लड़कों को हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है और लड़कियों को जो है वो स्कूली लेवल तक ही, मतलब कि 12th पास करवाते और उनकी शादी करवा जाती है। तो एक अभी भी लिंग भेदभाव चल रहा है। ग्रामीण पहुंच का निम्न स्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है स्कूल के लिए, 5, 7, 10 किलोमीटर दूर दूर तक लोगों को जाकर जाना पड़ता है। निजीकरण के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर ही चुके हैं। फिर है शिक्षा पर कम सरकारी खर्च, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई अभी भी जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से अभी भी स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह बहुत कम है जितना अपने देश में जनसंख्या है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे शिक्षा की जो है समस्या थी, चुनौतियाँ थी, ठीक। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस था, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बस अब फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक चैप्टर और रह गया है, जो जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। और जो आपका ये है इंडियन इकोनॉमी के जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम मतलब मैक्रो लेकर आएंगे। मैक्रो लेकर आने के लिए इतना ही बहुत है। चलिए, धन्यवाद।